हेलो गाइस, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जिस तरह से हमने फिजिक्स ल्यूसेंट एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, बहुत सारे लोगों का ये डाउट था या ये लोग कह रहे हैं कि सर आप पहले थियोरेटिकल कवर कराएं। हालांकि थियोरेटिकल की बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। थियोरेटिकल को मैंने थोड़ा अलग साइड को रख दिया। मैंने इस वजह से साइड को रख दिया क्योंकि हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है ना, उन एमसीक्यूज़ के अंदर ही मैं सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस करा दूंगा, सारी थियोरेटिकल बातें बोल दूंगा, जो भी उसका पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होगा वो सब एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मुझे लगता नहीं इतना इंपॉर्टेंट कि थियोरेटिकल को स्पेशल मुझे अलग बताया जाए, लेकिन फिर भी बच्चों की क्वेरीज रहेगी थियोरेटिकल को लेकर के, तो मैं थियोरेटिकल के लिए भी अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग वीडियो बना दूंगा या फिर टॉपिक वाइज थियोरेटिकल को कवर करा दिया जाएगा। बट आपका थियोरेटिकल जरूर कवर होगा, ये बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह से हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स ल्यूसेंट, ये पूरा हिंदी में है, हिंदी वर्जन ही चल रहा है पूरा का पूरा। ऐसा इंग्लिश बुक भी है इसकी, इंग्लिश बुक का बाद में अपलोड कर देंगे। बट जो मेरी लैंग्वेज रहने वाली है वो मिक्स रहने वाली है, तो इसलिए आपको किसी को दिक्कत नहीं आएगी हिंदी इंग्लिश को लेकर के। तो जो बच्चे इंग्लिश में तैयारी करते हैं वो भी इसको देख सकते हैं, क्लियर समझ में आ जाएगा। सारे वर्ड्स वैसे ही मेरे प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमसे कह रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ल्यूसेंट जनरल साइंस चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका हम फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी। पहला वाला क्वेश्चन है कि इसमें त्वरण जो है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो सबसे पहले त्वरण के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे लोगों को त्वरण का नहीं पता होता, बहुत सारे सॉरी फॉर दैट कि टीचर्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन एक्चुअल में त्वरण होता क्या है, जिसको हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं, नहीं पता होता है। एक्चुअल में जो फिजिकल क्वांटिटी है ये उसका नहीं पता कि ये है क्या। तो त्वरण के बारे में आज जान लेते हैं। जितना मैं आपको समझाऊंगा उसको समझने की कोशिश करना। एक्सीलरेशन होता क्या है? सपोज दैट एक बॉडी है जो इस तरह से है, बिल्कुल रुकी हुई है, अभी ये रुकी हुई है। अब इस पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ये एक बाह्य बल लगाया, इसकी वजह से इसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी। जब वेलोसिटी आ जाएगी तो ये बॉडी मूव करके आगे चलना शुरू कर देगी। दो कंडीशनें होती हैं। एक कंडीशन तो ये है कि मेरी जो पहली वाली बॉडी थी, बिल्कुल शुरुआत वाली कंडीशन जो थी वो थी u इज इक्वल टू 0 की, कि जो बॉडी स्टार्ट हो रही है वो अपने इनिशियल एक्सीलरेशन 0 से है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 0 है उसकी, रुकी हुई है, तो मैं कहूंगा u इज इक्वल टू 0 है। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर f एक्सटर्नल लगाया, बाह्य बल लगाया, तो इसके पास एक वेलोसिटी आ गई। मैं यहां पर वेलोसिटी चेक कर रहा हूं। सपोज दैट एट दैट पॉइंट यहां पर वेलोसिटी हो गई इसकी v, जिसको मैं अंतिम वेलोसिटी बोल रहा हूं। एक तो कंडीशन ये है कि u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि बॉडी पहले ही किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है। मान लेते हैं इसका ये u है, u कुछ है, यहां पर u गिवन है, मुझे कुछ समथिंग दे रखा है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगी, एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तभी इसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो मैंने यहां से f एक्सटर्नल फोर्स, चल नहीं रहा ये, हाँ चला, एक्सटर्नल फोर्स लगाई। एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से इसकी वेलोसिटी तुरंत बदल जाएगी। वेलोसिटी मतलब वेग इसका बदल जाएगा और ये बॉडी यहां पर पहुंच गई। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये इसके पास v है। तो दो कंडीशन, एक तो ये थी कि बॉडी विराम अवस्था से स्टार्ट हो रही थी, दूसरी ये है कि बॉडी पहले से ही कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी पर है और मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, दोनों केस हो सकते हैं। तो यहां पर एक्चुअल में अब एक्सीलरेशन क्या हुआ, इसमें कौन सा एक्सीलरेशन है? अभी तक एक्सीलरेशन मैंने बताया ही नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि फोर्स लगाने से वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अब इन दोनों को देखो, ये u थी और ये v हो गई, यहां पर भी u इज इक्वल टू 0 है और यहां पर v है। तो जो वेग परिवर्तन हुआ है, वेग में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया, यहां u था वहां v हो गया, कुछ बदला, चाहे थोड़ा सा बदला लेकिन बदला। तो जो वेग में परिवर्तन आया, अब ऐसा होने में कुछ तो समय लगेगा, चाहे वो आपका 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 10 मिनट हो, कुछ भी हो, ऐसा होने में जो टाइम लगा उस टाइम को भी ध्यान में रखना है।
तो हम ये कहते हैं कि जो इसका वेग परिवर्तन हुआ है उसकी दर को, जो रेट हुई है टाइम के साथ, जो वेग में परिवर्तन हुआ टाइम के साथ साथ कितना वेग परिवर्तन हुआ, उसी को ही त्वरण बोलते हैं, उसी को ही एक्सीलरेशन कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर, वेग मतलब फाइनल वेग और पहले वाले वेग में, तो ये वेग परिवर्तन हो गया v माइनस यू, ये है वेग परिवर्तन। इसकी दर को, दर का मतलब टाइम, तो टाइम ले लेते हैं, यहां पर t2 है और यहां पर t1 है, तो t2 माइनस t1, तो ये हो गया वेग परिवर्तन। इसको मैं ये भी कह सकता हूं dv अपॉन dt। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। इसका अगर यूनिट निकालेंगे तो यूनिट निकल कर आ जाएगा, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम जो है उसका पर सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूज करवा भी चुका हूं मैं इसको। सिमिलर कंडीशन यहां है, यहां भी अगर आप एक्सीलरेशन कैलकुलेट करोगे तो आप यही कहोगे कि वेग परिवर्तन, तो वेग हो जाएगा फाइनल वेग, यहां पर शुरुआती वेग 0 है जिसको हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग, तो यहां पर शुरुआती वेग 0 है, तो इसलिए v माइनस यू अपॉन टी कह दूंगा, तो यहां से निकल कर आ जाएगा v अपॉन टी। तो ये v अपॉन टी जो है ये एक्सीलरेशन निकल कर आ गया। तो कुल मिलाकर के ऊपर जब भी आपको एक्सीलरेशन चेक करना हो, ऊपर या तो वेलोसिटी देख लो या वेलोसिटी का अंतर देख लो, अगर ये दे रखा है तो ठीक, और नीचे टाइम का अंतर देख लो या टाइम देख लो, नीचे टाइम वाली बीमा होनी चाहिए और ऊपर होनी चाहिए वेलोसिटी के डिफरेंस या फिर वेलोसिटी वाली बीमा। अच्छा, ऐसा कहाँ दिख रहा है? अगर ऑप्शन डी को देखा जाए तो यहाँ नीचे 2 है, इधर एक्सीलरेशन है, तो 2 तो हो ही नहीं सकता किसी हाल में, या तो टाइम होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन कट गया। अच्छा, दूसरा जो है इसको देख लेते हैं, ए इज इक्वल टू म्यू। देखो यहाँ म्यू तो इसके अंदर चलता नहीं है, ये भले ही वी टी चल जाए लेकिन ये म्यू नहीं चलता, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। या सी ऑप्शन की तरफ को देख लेते हैं, ए इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी। देखिए ऊपर वेग है और नीचे टाइम है, मैंने कहा या तो ऊपर वेग का अंतर होगा या सिर्फ वेग होगा, कभी वेग का प्लस नहीं हो सकता ऊपर, तो ये ऑप्शन भी ऑटोमेटिक कट हो गया, तो ऑप्शन ए ही बचा और ये हमारा आंसर भी है। मैंने बड़ा घुमा फिरा के इसके आंसर तक पहुंचा, या ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन यही डीप नॉलेज है एक्चुअल में। पूरी तरह से जानो, परखो चीज़ों को, ये क्या है समझो, और तब जाकर उसके बारे में थोड़ा आंसर करो। मैं डायरेक्ट आपको ये भी बता सकता था कि ले भैये होम फो, मैं ये भी कह सकता था कि गति के समीकरण याद कर लो। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला v इज इक्वल टू, मिटा दूं इसको, सही करके लिख देते हैं। मैं ये भी कह सकता था कि आप भी ये कर लो, v इज इक्वल टू पहला समीकरण u प्लस ए टी, यहां से जब a निकालोगे तो आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। यार मैंने ये आपको बता दिया, समझा भी। अब इसको ये गति का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब मैं डायरेक्ट आपको यहां से भी 1 सेकंड के अंदर आंसर तक पहुंचा सकता हूं, लेकिन यार ये चीजें रह जाएंगी ना आपकी। जिन लोगों को नहीं पता त्वरण क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता ABCD एक्सीलरेशन की, तो वो लोग क्या करेंगे, उसको रट रटा के चले जाएंगे। थोड़ा स्लिप हो गया तो मसला खराब हो जाएगा दिमाग पर से। तो मैं ये नहीं चाह रहा कि आप यार रटो, आप चीज़ों को समझ लो, वो ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपको। ऐसी चीज़ें एक से ज़्यादा क्वेश्चन का हल होती हैं। अब जैसे कि मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बता रहा था, तो वो भी बता देता हूँ आपको तीनों। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर सब में a जो है वो त्वरण है, a क्या है, त्वरण। तो यहाँ पर लिख देते हैं a जो है वो एक्सीलरेशन को बता रहा है। तो यार चीज़ों को ना बड़े दिमाग से एक बार वीडियो देख लो, हिम्मत करके, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर ये देके चली जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत डीप में डिस्कशन कर लिया, कोशिश करूंगा कि ना हो इतना डीप में। पदार्थ के संवेग, संवेग के बारे में आपको बता चुका हूं कि संवेग कहते किस चीज़ को है, तो पदार्थ के संवेग की बात कर रहा है। संवेग क्या होता है अभी बताता हूं एक बार फिर से। और वेग, संवेग और वेग के अनुपात को पूछ रहा है, तो लिख लेते हैं जिस चीज़ का अनुपात पूछ रहा, अनुपात पूछ रहा संवेग का, संवेग का अनुपात वेग के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। संवेग जो होता है वो होता है mv, बता चुका हूं लास्ट वीडियो में। संवेग मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन को संवेग बोलते हैं। नीचे है वेग, वेग को बोलते हैं v, मतलब वेलोसिटी।
अब v से v कट गया, बचा m। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर संवेग और वेग का अनुपात कर दिया जाए तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आएगी। तो गाइस आपको दिख रहा होगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आई है, द्रव्यमान। ऐसा जो भी ऑप्शन हो टिक करो और आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कह रहा है प्लांक की एचर में किसका आयाम होता है। मैं 1-2 मिनट इसमें भी आपके ले लूंगा क्योंकि ये हल्का क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहली बात, ये एकदम हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है, रटने के लिए रट लो, गूगल सर्च कर लो यार इसके बारे में, अगर डिटेल निकाल दो तो नहीं मिलेगी आपको डिटेल। इस क्वेश्चन का तो मैं भी चैलेंज कर रहा हूं, डिटेल नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको आप समझने की कोशिश करो। हमसे कह रहा है कि प्लांक के एचर में, एचर बोलते हैं उस पर्टिकुलर कांस्टेंट को जो प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक के एचर में किसका आयाम होता है, किसका मैग्नीट्यूड, किसका आयाम होता है। तो प्लांक एचर की सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने से पहले प्लांक भैया के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है और प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत में यह बताया है कि जो प्रकाश होता है उसमें ऊष्मीय विकिरण जो होती है ना, एक्चुअल में वो कंटिन्यूअस नहीं आती हैं हमारे पास। किसी भी वस्तु से प्रकाश या फिर ऊष्मीय विकिरण सतत रूप से नहीं आती है। ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स की फॉर्म में आती हैं जिनको क्वांटा कहते हैं या फिर फोटोन कहते हैं। अब हर क्वांटा, हर फोटोन अपनी अलग अलग आवृत्ति से आता है, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी से आता है, जिसकी वजह से उसके पास जो है ना अपनी एक अलग एनर्जी होती है। मैं एक छोटा सा डायग्राम सा बना देता हूं। देखिए हम सोचते हैं कि लाइट इस तरह से कुछ आ रही है, लेकिन इस तरह से नहीं आती, ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में आती है। लेकिन इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इतनी ज़्यादा तेज स्पीड होती है कि हमें लगता ही नहीं है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आ रही है, हमें लगता है कि ये सतत रूप से आ रही है, बल्कि सतत रूप से नहीं आती। ये छोटे छोटे जो बंडल्स हैं इनको कहा गया है क्वांटा, इसको लिख देते हैं, या फिर फोटोन। और हर फोटोन अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी के साथ आता। हर रंग के फोटोन की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। हर रंग के फोटोन का अपने एक अलग एनर्जी लेवल होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हर फोटोन अपनी अलग फ्रीक्वेंसी के साथ आता। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है फोटोन की तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी E = h/ν। ये E = h/ν ये है एक्चुअल में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटोन की ऊर्जा E = h/ν। अच्छा, जो फोटोन आता है उसके पास E = h/ν तो रहता है, h/ν तो रहता है, साथ में उसके पास कुछ संवेग भी होता है जिसका फॉर्मूला है, संवेग का फॉर्मूला। संवेग जो रहता है फोटोन का संवेग, अगर पूछ ले तो दे देना जवाब। फोटोन का संवेग होता है h/c, बस c से डिवाइड कर दो, ये संवेग हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये वाली बात हो गई। अब अगर मैं संवेग और एनर्जी में एक रिलेशन बनाऊं तो आपको E = हो जाएगा Pc और P = होता है E/c। ये आप अलग से बना सकते हैं। देखिएगा इन सारी बातों का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्या ताल्लुकात है यार। तो ताल्लुकात मैं आपको बताऊंगा, अटैचमेंट बिल्कुल आपको बताऊंगा कि क्या मतलब है। एक्चुअल में यहां से आपने इसकी बात करनी है, E = h/ν मतलब h ये है प्लांक नियतांक जिसकी अपनी एक वैल्यू भी होती है, जिसका अपना एक यूनिट होता है। अगर यूनिट निकालेंगे h का जो मात्रक है, ये भी पूछ लेगा भैया जी, ये है जूल सेकंड, निकाल लो जूल सेकंड इसका मात्रक है, इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू है 6.66 या 6.6 कह दो इसको, इंटू 10⁻⁻34, ये जूल सेकंड, ये इसकी वैल्यू होती है। 6.6 तक ले जाते हैं मैक्सिमम, बस वहीं तक सॉल्व करते हैं। तो 6.66 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, ये प्लांक नियतांक की वैल्यू है अपनी, जिसका मात्रक है जूल सेकंड। एक्चुअल में अब इसका क्वेश्चन का ताल्लुकात देखेंगे कि क्या है भाई, इस सब बातों का ताल्लुकात क्वेश्चन से क्या है। अब मैंने आपको बता दी कि हर फोटोन की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, अब यहां पर आपके पास जो h है, प्लांक नियतांक जो है, जरा इसका फॉर्मूला सही करके लिख लेता हूं मैं। E = होता है h/ν और h हो जाएगा E/ν। अगर मैं यहां से इसका विमीय सूत्र लिखूं तो एनर्जी का विमीय सूत्र होता है mL/T-2। भाई ये बहुत अलग से, एक अलग तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, वरना रटने के लिए मिल जाएगा आपको कि भाई इसका आंसर ये है। मैं आंसर नहीं बताना चाह रहा,
मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं, आंसर पर आप खुद पहुंचिएगा। मैंने H इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू लिख दिया, ई का मैंने विमीय सूत्र लिख दिया ml2 t माइनस 2 में। मुझे ब्रैकेट नहीं लगानी इसका आगे कि ब्रैकेट भी लगती है, नहीं यार ये फालतू बातें नहीं। मुझे E इज इक्वल टू H इज इक्वल टू ई अपॉन न्यू लिख दिया ml2 t माइनस 2। अब मैं न्यू का लिखता हूं, न्यू क्या है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का आपको पता 1 अपॉन टी होता है, अपॉन का तीसरा नंबर जो होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो ऐसे जाने के बाद ये हो जाएगा ml2 t माइनस 1। तो ये आया इसका विमीय सूत्र, मतलब एक तरह से बात करें कि ये है प्लांक नियतांक का आयाम ml2 t माइनस 1 की फॉर्म में। अब चलते हैं ऑप्शन में, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये विमा देकर जाएगा, बात कर लेते हैं। बात ये है ऊर्जा, अगर ऊर्जा की बात करोगे तो ऊर्जा तो ये विमा नहीं देके जाएगी, क्योंकि ऊर्जा का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ml2 t माइनस 2। तो इसका मतलब ऊर्जा तो किसी भी हाल में नहीं होने वाला। रेखिक गति की बात करो, लीनियर मोशन की बात करो, तो रेखिक गति में अगर वेलोसिटी ले लेते हैं तो भी नहीं आने वाली उसकी भी बीमा ये। अगर त्वरण लेते हैं तब भी नहीं आने वाली, अगर फोर्स ले लूं, बल ले लूं, तब भी ये बीमा नहीं आने वाली। तो इसका मतलब रेखिक गति का भी इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। बात कर लेते हैं बल की, तो बल का भी इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि बल का विमीय सूत्र ये आ ही नहीं सकता। अब यहां पर एक ऑप्शन बचा कोणीय गति। यस, इस कोणीय गति को पिक कीजिएगा। कोणीय गति आपने पिक कर ली। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर खास बात क्या है वो बताता हूं। कोणीय गति में आपने नाम सुना होगा एंगुलर मोमेंटम का, कोणीय संवेग। तो वो कोणीय गति कर रही होगी कोई बॉडी, तो उसी का ही कोणीय संवेग हो सकता है। और कोणीय संवेग अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे किसी बॉडी पर तो उसका कोणीय संवेग स्थिर रहता है, मतलब ये है कि वो एक अपने आप में ऑब्जर्व रहता है, बदलता नहीं है। अब यार ये वाली बातें आपको नहीं आ रही होंगी समझ में, तो फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअल में अगर कोई बॉडी घूम रही है, मान लेते हैं कि हम जो है हम अर्थ पर है, अर्थ जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारी भी है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर हम किसी सोर्स के थ्रू हम स्पेस में चले जाते हैं तो हम स्पेस में उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे होंगे जिससे हम अर्थ पर घूम रहे थे। ये है कंजर्व का मतलब। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, वो नहीं बदलेगा किसी हाल में, वो कंजर्व है। अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे तो, अगर एक्सटर्नल टॉर्क लग जाए तो वो भी खत्म, वो भी बदल जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखिएगा कि एक्सटर्नल टॉर्क का हम जिक्र नहीं कर रहे, नहीं लग रहा, बात है सिर्फ यहां कोणीय गति की। तो कोणीय गति में आपने नाम सुना होगा एंगुलर मोमेंटम का। अब एंगुलर मोमेंटम जिसको बोलते हैं कोणीय संवेग, जरा उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है mvr, ये कोणीय संवेग का फॉर्मूला जिसको आप L कहते हो, L इज इक्वल टू mvr। अब इस L का विमीय सूत्र जब आप निकालोगे तो L इज इक्वल टू हो जाएगा, m का होगा m, वेलोसिटी का होता है L t माइनस 1, और r मतलब दूरी, तो इसका हो जाएगा L, मिलाकर लिखोगे तो ml2 t माइनस 1। तो ml2 t माइनस 1 ये वही विमीय सूत्र है जो हमारे पास H का निकल कर आया था। तो इसका मतलब ये हुआ जो प्लांक नियतांक होता है उसका आयाम या उसका स्थिरांक वैल्यू वही होती है जो हमारे पास L की होती है। तो L और H का जो विमीय सूत्र है वो भी समान, पहली बात। L और H का विमीय सूत्र के साथ साथ, दोनों बात बता दूं, विमीय सूत्र के साथ साथ ये इनके लिए अपने जो आयाम है वो भी इनके बराबर होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से समझ में आसानी से आ जाएगी। और भी एक तरीका और है इसको समझने का, उसमें भी कुछ नहीं है, बात घुमा फिरा के यहीं आ जाती है। तो ये चीज़ जानने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किस तरह के मिल सकते हैं। ये भी मिल सकता है कि क्वांटम किसको बोलते हैं पहला, या क्वांटा किसको बोलते हैं दूसरा, फोटोन किसको कहते हैं। एक फोटोन की एनर्जी अगर एक फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी तीसरा। इसमें एक चीज़ बता देता हूँ एडिशनल, सी होता है प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग जो होता है वो फिक्स होता है स्पेस के अंदर और हवा के अंदर। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रख लेने वाली बात है। तो ये भी पूछ सकता है,
ये भी पूछ लिया आपसे विमीय सूत्र के हिसाब से कि भाई प्लांक के एचर में किसका आयाम होता है, तो जाहिर सी बात है एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग का। क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि कोणीय संवेग में किसका आयाम होता है, तो बिल्कुल मत भूलिएगा आपको आंसर लगाना है प्लांक नियतांक का। तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। मेहनत तो मैंने बहुत कर ली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, अब आपकी मेहनत की बारी है। देखिएगा गाइज, एक्चुअल में क्या होता है ना, हम इस तरह के क्वेश्चंस कराते हैं, हम खुद इनके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स ना हो जो बच्चे को बताने से रह जाए। वन टाइम वीडियो बनती है, फिर बाद में बच्चे कमेंट्स करते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि यार आपका कोई भी क्वेरी बचे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बिल्कुल एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, यही अपने आप से वादा कर लिया है कि फ्री एजुकेशन देंगे। जो कुछ भी आता है, जो भी 7-8 साल के एक्सपीरियंस है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे देंगे। बस ये है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दो। सपोर्ट में ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। बात कर लेते हैं 34वें क्वेश्चन की, जिसमें हमसे कह रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। तो चलो मैं इसका झूला बना देता हूँ। एक लड़की है, ये 2 पोल हैं, यहाँ पर लड़की जो है कुछ इस तरह से, ये तख्त आ गया, इस पर लड़की बैठी हुई है, ये झूला झूल रही है, लड़की बैठी है, झूला झूल रही है। अब आगे क्या कह रहा, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल। तो पहले लड़की को खड़ा कर देते हैं दूसरा डायग्राम बना करके। दूसरा डायग्राम यार, दूसरा डायग्राम मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा ताकि आपकी समझ में आ जाए अच्छे से। और चलो, लड़की क्या हो गई, लड़की अब इसमें दूसरी कंडीशन में लड़की को खड़ा कर दिया गया है, तो लड़की खड़ी कुछ इस तरह से होगी। लाओ बना देते हैं इसको। लड़की खड़ी हो गई, अब यहाँ से खड़ी हो गई और इसने इसे पकड़ रखा। पहली कंडीशन में बैठी थी, दूसरी कंडीशन में खड़ी हो गई। खड़ी है, ये खड़ी यहाँ बैठी। हमसे कह रहा है उसके दोलनों पर, नहीं दिख रहा होगा यार आपको, उसके दोलनों पर, दोलनों का आवर्त काल। तो भाई मैं देखो, पहले मेरी आदत है ये, और ये आदत नहीं छूटेगी। मैं आपको रटाऊंगा नहीं, डायरेक्ट मैं आंसर बता सकता हूँ, नो डाउट आपको बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या है। रट लो यार, रट लो, लेकिन कोई फायदा नहीं। आधे घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते बाद आप भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल जाएगा। मेरा मकसद यही नहीं है। मेरा मकसद ये है कि लाइफ टाइम फिजिक्स समझ में आ जाए आपको, और वो ऐसे नहीं आएगी, कड़वी है, थोड़ी मेहनत करने से आएगी। मेहनत करने से आएगी, चीज़ों को समझने से आएगी, दिमाग लगाने से आएगी, देखने से आएगी वीडियो, ऐसे नहीं आएगी। तो मैं इस चीज़ को पहले कॉन्सेप्चुअल तरीके से बता देता हूं कि ये है क्या, ये क्या कहना चाह रही है हमसे। देखो, पहले दोलन की बात कर लेते हैं। आपने सुना होगा दोलन। तो मान लेते हैं कि ये मैंने एक पत्थर बांध दिया, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोब, BOB। और इसको मैंने थोड़ा सा खींचा और छोड़ दिया, तो ये इस तरह से घूमता रहेगा। इसको पकड़ के मैंने यहां तक ले गया था और छोड़ दिया, तो ये इस तरह से, और डायग्राम ही गलत बन गया भाई। मैंने इसको इस तरह से पकड़ा और इस तरह से छोड़ दिया, तो ये इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा, इस तरह से ये मोशन करता रहेगा। धीरे 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 आकर के ये रुक जाएगा। हमसे कह रहा है कि आवर्तकाल पर क्या फर्क पड़ेगा इस केस में। पहले आवर्तकाल के बारे में समझ लेते हैं। ये मेरे पास था, मैंने इसको पकड़ के खींच दिया, खींच के ये वापस से आया, ऊपर तक पहुंचेगा, फिर वापस से उस अपनी माध्य स्थिति में आएगा। तो ये एक चक्कर कहलाता। तो एक चक्कर या एक घूर्णन पूरा करने में जो समय लगता है इस पर्टिकुलर बोब को, इसको हम पेंडुलम भी बोलते हैं। इस पेंडुलम को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा वो इसका आवर्तकाल है। आवर्तकाल, पूरा आवर्त पूरा करने में जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। इसको सर्कुलर मोशन से भी देख सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट यहां से घूमता हुआ सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, वृत्तीय पाथ पर, और वापस से अपनी स्थिति पर आ जाएगा,
तो ये टाइम जो लगा है इसको बोलते हैं आवर्तकाल। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, सर्कुलर मोशन में भी देख सकते हैं। फिलहाल यहां पर आपने देखा कि बॉब रोटेट कर रहा है ऐसे, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो एक आवर्त को पूरा करने में जो समय लगा उसको आवर्तकाल, जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसका आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है पेंडुलम के लिए, ये होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी, जहां पर जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण जिसकी वैल्यू हर स्थान पर अलग अलग होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज वैल्यू इसकी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है नॉर्थ इंडिया के अंदर। अब ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर टाइम पीरियड की अगर बात करो, अब देखो ये तो फिक्स है और 2 पाई ये भी एक नियतांक है, तो जो बची वैल्यू है वो कौन सी है? बची वैल्यू है एल। तो इसका मतलब टी जो है वो एल के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधे समानुपाती। इसका मतलब ये हुआ कि एल पर जो फर्क पड़ेगा वो टी पर फर्क डालेगा। एल बढ़ा तो टी भी बढ़ा, एल घटा तो टी भी घटा। अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि एल है क्या। तो एल समझा देता हूं। एल को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस बॉब को देखो, बॉब का मीन पॉइंट ये है और जहां से ये बंधा हुआ है वहां से यहां तक की जो इसका मीन मध्य बिंदु है, यहां तक की दूरी कहलाती है इसकी एल। ठीक है भाई, ये एल है। अब आ जाओ लड़की के बैठे और खड़े होने के केस में। अब लड़की बैठी है तो जो लड़की का पूरा सिस्टम हुआ, उसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो बीच में होगा, सेंटर ऑफ मास। उस केस में जो लड़की की यहां से बंधे हुए से लंबाई है वो कुछ इस तरह से होगी एल, इसको मैंने L1 कह दिया। लेकिन जब लड़की खड़ी हो चुकी है, अपनी सीट पर खड़ी हो गई झूला झूलते हुए, उस केस में लड़की थोड़ी खड़ी हो गई, तो लड़की जब खड़ी हो गई तो उसका जो द्रव्यमान केंद्र होगा वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि वो खड़ी हो गई तो द्रव्यमान केंद्र भी थोड़ा सा ऊपर को आ जाएगा। उस केस में जो लंबाई होगी वो कहीं ना कहीं समवेयर एंड समहाउ, इसको L2 कहते हैं, वो कम हो जाएगी। लंबाई कम हो गई ऊपर से, क्योंकि द्रव्यमान केंद्र थोड़ा ऊपर पहुंच गया तो कम हो गई लंबाई। तो L क्या हो गई? L हो गई कम। जब L कम हो गई तो T भी क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि मैं यहां समझा चुका हूं कि T के बढ़ने पर भी L बढ़ेगा या L के बढ़ने पर T बढ़ेगा, और L के घटने पर भी T घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है रूट में। तो यहां पर जब L घट गई तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इतनी मेहनत क्यों कर दी यार मैंने इस क्वेश्चन में? ये सिर्फ इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है, ऐसे बनने वाले हजारों क्वेश्चनों का अकेला जवाब है। तो वही है, चीजों को समझ लो यार, लंबे समय तक आपके दिमाग में एग्जिस्ट करके रहेगी। तो इस पर्टिकुलर केस का आंसर ये हो गया, लंबाई घट गई, मतलब L2 जो हो गई वो कम हो गई L1 से। जब L घट गई तो आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, और मैं आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बड़े ज्ञानी क्वेश्चन है, ये इतने हल्के क्वेश्चन नहीं है। इसमें हमसे कह रहा है घूर्णन करती है गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। तो मैं मेज बना लेता हूं, ये मेज है और ये घूर्णन कर रही है, अपनी अक्ष पर घूम रही है, ये इधर को घूम रही है, ऐसे घूम रही है। अभी जब घूम रही होगी तो अब इसका अपना खुद का कोणीय वेग भी होगा, कोणीय, इसका कुछ अपना कोणीय वेग होगा जिसको मैं ओमेगा कहता हूं। घूम रही है, कोणीय वेग है, तो कोणीय विस्थापन भी होगा इसका, तो वो भी लिख देता हूं। इसका अपना कोणीय विस्थापन जिसको मैं थीटा कहता हूं, वो भी अपना कुछ ना कुछ होगा। तो कोणीय विस्थापन भी इसके पास है, कोणीय वेग भी इसका अपने पास है। देखिएगा, अब उस सूरत हाल में इस पर लड़का आकर बैठ गया, तो मैं इसका अब दूसरा डायग्राम बनाऊंगा जिसके अंदर लड़का आकर बैठ जाएगा। अब लड़का आकर बैठ गया तो उसका डायग्राम भी बना देते हैं। ठीक है भाई, दूसरे केस में जो है वो लड़का आकर बैठना है इसके ऊपर, तो मैं बना देता हूं। लड़का आकर इस पर क्या हुआ? वो बैठ गया, घूम इस तरह से रही थी। अब आपको देखना है कि इसमें क्या चीज बदल सकती है। फिर से वही टिक करवा सकता हूं आपसे और आपको निकलवा सकता हूं इसके कॉन्सेप्ट से, लेकिन यार ऐसा मजा नहीं आएगा। आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से कि यार जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा तर्क सहित है या नहीं।
देखो, जो चीज समय के साथ बदल रही है उस पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, और जो चीज समय के साथ नहीं बदलती है उस पर फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात का मतलब क्या है बता देता हूं। अगर मैं बात करूं आपसे थीटा, कोणीय विस्थापन, तो ये लगातार बदलता है टाइम के साथ। अभी 10 डिग्री, अब 15 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 120, 130, ऐसा है। ये टाइम के साथ बदलता है, तो थीटा बदल रहा है, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी, जिसको कोणीय वेग कहते हैं, ये कोणीय वेग भी बदलता है, क्योंकि कोणीय वेग का फॉर्मूला होता है डी थीटा अपॉन डी टी। कोणीय वेग का फॉर्मूला आपको पता लग गया, ठीक है, पता लग जाने दो। अब हमसे कह रहा है कोणीय वेग पता लग गया, ये बदल रहा है। अब ऐसे में जब लड़का आकर बैठेगा तो आप खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, कोई चीज़ थीटा के साथ बदल रही है और लड़का आकर बैठ जाए, तो जो उसके घूमने की टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी। थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन जो है, थीटा जो है वो कम हो जाएगा। जब थीटा कम हो जाएगा तो कोणीय वेग भी, ये तो डी थीटा अपॉन डी टी होता है, जब डी थीटा कम हो गया है तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब थीटा के बदलने से ओमेगा बदला, थीटा कम हुआ तो ओमेगा भी कम हो गया। तो हमसे यही पूछ रहा है कि अगर लड़का आकर बैठ जाए तब क्या होगा। तो घूर्णन करती है गोल मेज पर, अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता तो मेज के कोणीय वेग पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। तो कोणीय वेग पर जो प्रभाव पड़ेगा वो सीधा सीधा कम हो जाएगा। कोणीय वेग क्या हो जाएगा भाई, कोणीय वेग सीधा सीधा कम हो जाएगा। ये वाली बात आपको याद रखनी है, यहाँ से कम हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैं आपको सिर्फ इतना नहीं छोड़ूंगा, इसके अंदर थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट में एक बात और है, वो समझाना चाहूँगा आपको। अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को समझ में आ जाता तो अच्छी बात है। देखिए, अगर मैं इस पर कोई भी बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगा रहा, क्या नहीं लगा रहा, टॉर्क नहीं लगा रहा। टॉर्क का मतलब था घूर्णन, मैं अलग से नहीं लगा रहा, जो मशीन घुमा रही है वो फिक्स है। जैसे कि हमारी अर्थ घूम रही है, अपने कोणीय वेग से घूम रही है, घूमने दो। अब इस पर कोई बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा कि भाई घुमाओ इसे, है ना, कोई हाथ नहीं मार रहा होगा इस पर कि घूमे, ये खुद ब खुद घूम रही है। तो ऐसे ही ये कोणीय वेग है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब हमारी अर्थ भी घूम रही है तो इसका अपना कोणीय संवेग क्या होगा इस केस में। तो कोणीय संवेग जो होता है वो टॉर्क पर डिपेंड करता है। टॉर्क मतलब घूर्णन पे, जो हम लगाते हैं ना बलाघूर्ण टॉर्क, तो टॉर्क पर डिपेंड करता है। अगर टॉर्क एक्सटर्नल लगता है, बाह्य टॉर्क लगता है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो बदलता है। देखो, आप घुमाओ किसी चीज़ को, आपके पास अर्थ है, उसको हाथ से घुमाओगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या करोगे आप, चेंज करोगे, कोणीय संवेग बदलोगे आप। लेकिन अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाएं तब कोणीय संवेग इसका स्थिर रहता। तो इसका एक फॉर्मूला है, जो टी होता है, टाउ बोलते हैं इसको, टॉर्क जो होता है वो होता है डी एल अपॉन डी टी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए गए हैं आईआईटी लेवल पे, नीट लेवल पे। सिर्फ सेम क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं बदला, बट ऑप्शन बदल गए। इसलिए मैं आपको ये डिस्कशन लेकर चल रहा हूं कि टाउ इज इक्वल टू होता है डी एल अपॉन डी टी। जब हम एक्सटर्नल टॉर्क इसमें लगा ही नहीं रहे, जब नहीं लगा रहे तो टाउ कितना हो गया, 0 डी एल अपॉन डी टी। इसे इधर को लेकर आएंगे, हालांकि मैं इसको भी समझा सकता हूं इसका मतलब क्या है, डी एल अपॉन डी टी। डी एल अपॉन डी टी का मतलब ये है कि एल जो है टाइम के साथ कितना बदला, तो जवाब आया 0, टाइम के साथ नहीं बदला। जब नहीं बदला, 0 बदला, सॉरी 0 हुआ, डी एल अपॉन डी टी टाइम के साथ 0 निकल कर आया। तो ये तभी हो सकता है जब एल हमारे पास क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। अगर नहीं आई बात समझ में यहां से तो दूसरा तरीका, डी एल अपॉन डी टी ये 0 है, तो इसका मतलब डी एल किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि डी टी 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया। डी एल का मतलब, डी का मतलब होता है परिवर्तन, एल मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम में, है ना, कोणीय संवेग में, कोणीय संवेग में परिवर्तन। तो इसको परिवर्तन को पूरा अगर दिखाऊंगा तो ये कहूंगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, पहला दूसरा वाला माइनस पहला वाला, और ये 0 है। तो इसका मतलब ये होगा कि L2 जो है वो L1 के बराबर है, क्योंकि L2 को उधर ले जाओ, L1 इधर को आ जाएगा। तो जब L1 L2 के बराबर है तो दूसरा वाला जो एंगुलर मोमेंटम है वो पहले वाले एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, और जब दूसरा वाला एंगुलर मोमेंटम पहले वाले एंगुलर मोमेंटम के बराबर, तो इसका मतलब यही हुआ कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगर कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए कि गोल मेज पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो भाई वो कंजर्व रहेगा। लीनियर मोमेंटम बदल जाएगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है
एक्सटर्नल फोर्स है। जब बच्चा बैठेगा तो कुछ फोर्स लगेगी जिसकी वजह से लीनियर मोमेंटम बदल जाएगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, रेखीय संवेग कंजर्व नहीं होगा, जबकि कोणीय संवेग इस पर्टिकुलर केस में कंजर्व रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी, बस 4 ऑप्शन है। देखो भाई, आपने पढ़ रखा होगा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर एम जो है वो द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, वी वेलोसिटी को, वेग को प्रदर्शित करता। द्रव्यमान किसी वस्तु का फिक्स होता है, वो नहीं बदलता कभी भी। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से अगर बात करोगे, जो एनर्जी है जिसको मैं के कहूंगा, इसको मैं के भी कह रहा हूं, के जो है वो वेलोसिटी के स्क्वायर के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी तो के जो है वो स्क्वायर में बढ़ेगी। ठीक है, अब इस ऑप्शन को देख लेते हैं। त्वरण दोगुना हो जाता है, अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए तो त्वरण दोगुना हो जाएगा? नहीं भाई नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, है ना। तो ये इसका नहीं होगा जवाब। दूसरा, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा का जब नाम आ ही चुका है तो इसको सर्च कर लेते हैं। हमसे कहा उसने वेग दोगुना कर दिया, तो जब वेग दोगुना कर दिया तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4v स्क्वायर। मतलब गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो 4 गुना हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, इसका सीधा सा ऑप्शन है। और ये बहुत बार 10th से पढ़ते हुए आ रहे होगे, तो इसमें इतना ध्यान भी लगाने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को बता दिया, मैं अपने फर्ज से बरी हो गया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है? भाई देख लो जल्दी से फटाफट। द्रव्यमान और यहां पर लिख देता हूं भार। भार को बोलते हैं वेट, द्रव्यमान हो गया अपने पास मास। और हमसे कह रहा है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला पॉइंट, ये फिक्स होता है, ये नहीं बदलता। ये अमाउंट होती है, अमाउंट मात्रा होती है, अमाउंट ऑफ मैटर, ये मात्रा होती है मैटर की, समझ, द्रव्यमान की मात्रा होती है, जिसको सॉरी अमाउंट ऑफ मैटर होता है। भार की बात करोगे तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स करता है। पहला पॉइंट क्या है? फिक्स। तो इसमें लिख देंगे नॉट फिक्स। ये नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता, ये बदलता है, बदलता है। अब कैसे बदलता है बता देते हैं। दूसरा, ये जी पर डिपेंड्स नहीं करता, ये जी पर डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला जो होता है वेट का वो होता है mg। देखो वेट का जो फॉर्मूला है वो है mg। एक्चुअल में जो वेट होता है ना वो कुछ नहीं होता है, एक तरह से ग्रेविटेशनल पुल होता है, गुरुत्वीय खिंचाव होता है। गुरुत्व का जो खिंचाव है, जो हर किसी बड़ी पिंड जो होते हैं, जैसे हमारी अर्थ है, इसका अपने एक गुरुत्व है, तो जो खिंचाव है ना वो ही एक्चुअल में वेट होता है। तो वो खिंचाव फोर्स जो होगा वो खिंचाव फोर्स mg होगा, जिसको हम वेट बोलते हैं। तो यहाँ पर वेट जो है वो जी पर डिपेंड कर रहा है। जहाँ पर जी ज़्यादा होगा वहाँ पर वेट भी ज़्यादा होगा, जहाँ पर जी कम होगा वहाँ पर वेट भी कम होगा। अब अगर मास की बात करें तो ये तो अमाउंट ऑफ मैटर है, इसका मात्रक भी किलोग्राम होता है, और इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, न्यूटन होता है, जिसको आप कह सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइज ये जो होता है ना एक तरह से फोर्स है, जबकि ये जो है अमाउंट ऑफ मैटर है, कितना मास है, कितने द्रव्यमान, कितनी इसके अंदर मैटर है, ये अमाउंट ऑफ मैटर, जबकि ये जो है ये वेट है। ये अगर आप अर्थ पर अपना वेट चेक करोगे तो वो अलग होगा, वेट मतलब ये चेक करोगे तो ये अलग होगा। चांद पर जाकर अपना वेट चेक करोगे तो वो वहाँ कुछ और होगा, क्योंकि वेट में जो है वो जी भी चलता है। अब जी बदलेगा तो वेट भी बदलेगा, और जी अगर नहीं बदला तो वेट भी नहीं बदलेगा। बट ऐसा होता नहीं है, जी लोकेशन टू लोकेशन चेंज होता है। अब बात कर लेते हैं मास की। तो मास जो है ये फिक्स होता है। अगर आप दुनिया के अंदर 45 किलो के हो अर्थ पर, और आप मून पर चले गए, कहाँ चले गए? मून पर, तो मून पर भी आप 45 किलोग्राम के ही होगे, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ मैटर है आपके अंदर। अगर आप यहाँ पर अपना वेट चेक कर लो, अर्थ पर आपने क्या चेक कर लिया कि 980 न्यूटन का है वेट, अब जाकर ये अर्थ पर है, अब जाकर आप मून पर चले गए, तो भाई मून पर जो है वो आपका वेट 6 गुना कम, 6 टाइम्स कम हो जाएगा, 980/6, क्योंकि वहाँ पर जो मून पर जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण मून का,
वो 1/6 है अर्थ के मुकाबले, मतलब कम है, बहुत कम है। तो ये बात आप समझ के चलिएगा, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो बदलता रहता है। हर पिंड का, हर द्रव्यमान का जो घूम रहे हैं सेलेशियल बॉडीज हैं, इनका सबका अपना जी अलग अलग है। हमारे अर्थ का जी अलग है, मून का जी अलग है, तो जी अलग होने की वजह से वेट भी अलग अलग होंगे। हमारे अर्थ पर भी 2 लोकेशन इंपॉर्टेंट हैं। अर्थ, अगर हमारी अर्थ ये है तो ये होते हैं उसके पोल्स, और ये होता है इक्वेटर। ये इक्वेटर है, ये पोल्स हैं। तो पोल्स पर अगर जी की बात करोगे तो जी यहाँ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वेट पोल्स पर ज़्यादा होगा। जो ध्रुव होते हैं उन पर वेट हमारा ज़्यादा आता है। इक्वेटर की अगर बात करोगे, भूमध्य रेखा की अगर बात करोगे, तो यहाँ पर जी कम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वजन जो आएगा हमारा वो थोड़ा कम आएगा। ये जी पर डिपेंड करता है। तो जी जो है बदलता है, जबकि मास जो है वो नहीं बदलता। तो किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर होता है? द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है, नहीं, द्रव्यमान परिवर्तनीय नहीं होता। ये वाली बात गलत हो गई, द्रव्यमान तो नहीं बदलता भाई, तो द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है नहीं, पहला ऑप्शन गलत। द्रव्यमान स्थिर रहता है, बात सही है यहाँ तक, जबकि भार परिवर्तनीय है, होता है, बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। भार बदलता है जबकि द्रव्यमान नहीं बदलता। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। बात सही है, बहुत बार डिस्कस किया है मैंने ये वाली बात को। देखो भाई, अगर कोई बॉडी रखी हुई है, जिंदगी भर ये यहीं रही रहेगी। अगर मैंने एक टेबल लाकर यहाँ रख दी और उस पर गिलास रख दिया, तो ये गिलास इस टेबल पर जिंदगी भर रखा रहेगा, ये तब तक यहाँ से नहीं हटेगा जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम था। गति का नहीं बोलेंगे, ये न्यूटन का प्रथम नियम था, ये न्यूटन का पहला नियम था, और ये बल की परिभाषा को प्रदर्शित करता, क्योंकि जब तक बल नहीं लगेगा तब तक इसकी पोजीशन भी नहीं बदलेगी। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। तो कोई भी वस्तु अगर रखी हुई है, कोई भी अगर बॉडी रखी हुई है, तो वो चेंज, उसकी पोजीशन तक चेंज नहीं होगी, उसकी पोजीशन तक चेंज नहीं होगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम भी है। तो हमसे कह रहे हैं किसी वस्तु की स्थिति या गतिशील वस्तु, अब देखो गतिशील का भी जिक्र कर लेते हैं। अगर कोई बॉडी चल रही है तो जिंदगी भर तक चलती रहेगी, जब तक कि इस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा तब तक मैं इसकी स्पीड को नहीं बदल सकता। अगर आप बाइक चला रहे हो और आपकी 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है, तो 50 मीटर पर सेकंड चलती रहेगी। जब तक आप उसे एक्सिलरेट नहीं करोगे तब तक उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी। एक्सिलरेशन बढ़ा दिया, वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब आपने फोर्स लगवाई, इंजन से और लगा फोर्स, ऐसा भगा गाड़ी को, तो गाड़ी भागी। वो तभी भागी जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगवाया। इंजन का अपना एक्सटर्नल फोर्स ही कहूंगा मैं, ठीक है भाई। तो न्यूटन गति का प्रथम नियम को प्रदर्शित करता है। पहला वाला नियम है कि जब तक कोई बॉडी विरामावस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करता हो। तो गति का प्रथम नियम है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। किसी असंतुलित बल, असंतुलित पर ध्यान देना भाई, असंतुलित पर ध्यान देना। हमसे कह रहा है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि असंतुलित ही क्यों बोला गया है, असंतुलित ही क्यों बोला गया। हमसे ये भी कह सकता था कि संतुलित बल है। तो असंतुलित बल होता है तो ही गति आती है। कैसा आती है बता देता हूं। मैं कह रहा हूं कि एक ये बॉडी रखी हुई है, जमीन पर रखी हुई है या टेबल पर रखी हुई है, इसके यहां पर मैंने लगाया 50 न्यूटन का फोर्स, 50 न्यूटन का फोर्स इधर को लगाया। अब उधर से तो कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये बॉडी चलना शुरू कर देगी उधर को, तो इसे बोलेंगे असंतुलित बल। लेकिन अगर मैं इधर से भी 50 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं इधर को, तो 50 ये यहीं रुक जाएगी, हिलेगी नहीं जिंदगी भर तक, क्योंकि 50 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लग रहा, 50 न्यूटन का फोर्स इधर से भी लग रहा। बॉडी संतुलित अवस्था में आ चुकी है। बॉडी संतुलित अवस्था में क्या है, आ चुकी है, क्योंकि नेट फोर्स जो हो गया इस बॉडी पर वो जीरो हो गया। जब नेट फोर्स जीरो होता तो उसको बोलते हैं संतुलित, बैलेंस फोर्स। लेकिन यहां पर बैलेंसिंग की कोई कंडीशन नहीं है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इस क्वेश्चन ने ये कहा है कि असंतुलित बल, तो जब असंतुलित बल होगा तो जाहिर सी बात है त्वरण आएगा ही आएगा, वस्तु आगे को जाएगी ही जाएगी। त्वरण का जिक्र नहीं करते हैं, त्वरण तब आता है जब वेलोसिटी में परिवर्तन आता है। अगर मैं फिक्स लगा दूं फोर्स तो वेलोसिटी में परिवर्तन भी फिक्स ही रहेगा।
तो आप बात समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा तात्पर्य ये है कि असंतुलित बल है तो इसका मतलब वो चल रही होगी किसी तरीके से। जब असंतुलित बल है, बॉडी मूव कर रही है, तो हमसे क्या कह रहा है उस केस में, हमसे कह रहा है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मास बॉडी m मास की ये बॉडी आगे को मूव कर रही है v वेलोसिटी से, और वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो चेंज वेलोसिटी जो है वो v माइनस यू अपॉन टी होती है, तब उसके पास त्वरण a होता है। उस केस में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, जो ये बताता है कि वस्तु की स्थिति लगातार बदल रही है। त्वरण एक सदिश राशि है, ये प्लस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। उसी तरह से बल भी एक सदिश राशि है, ये प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। तो यहाँ से बात ध्यान रखिएगा, जो फोर्स है, बल है, वो त्वरण के सीधे समानुपाती होता है, जिसको हम बोलते हैं अनुकिरमानुपाती। तो जो हमारे पास त्वरण है, त्वरण बात समझिएगा, इसने क्या रखा है, उत्पन्न त्वरण जो है वो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल। अब देखो भाई, अगर मैं ये कहूं कि ये एक आदमी है और ये किसी पर्टिकुलर चीज पर बैठा है, तो जो बैठने वाला सिरा है इसका बना देता हूं नीचे का आकार। तो जो नीचे का आकार होगा वो इसका ये कुछ इस तरह से होगा। यहां बैठ गया, ये यहां बैठा हुआ, तो यहां से फोर्स लग रही होगी नीचे की तरफ को, जहां ये बैठा होगा यहां से तो लग रही होगी फोर्स। ऐसा मान लेते हैं कि पूरा शरीर कांटेक्ट में, चलो ऐसे ले लो, नीचे की तरफ को फोर्स लग रही होगी। तो आदमी ने जो फोर्स लगाई है वो इस नीचे वाले सरफेस पे लगाई है जिस पर बैठा है। तो नीचे वाले सरफेस पे फोर्स लगाई आदमी ने, और नीचे वाला सरफेस जो है वो आदमी पर फोर्स लगाएगा। तो एक्शन जो है वो है हमारे द्वारा लगाई हुई, रिएक्शन जो है वो है नीचे से जो हम पे लगी है। तो एक्शन रिएक्शन ये दोनों अलग अलग बॉडी पे लगी है। एक्शन हमने उस वाली बॉडी पे लगाई है, जबकि रिएक्शन हम पे लगी है। तो हमसे यही पूछ रहा है कि ये एक्शन रिएक्शन हो गई, क्रिया प्रतिक्रिया। पहली बात तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितना हम एक्शन लगाते हैं उतना हमें रिएक्शन में मिलता है। तो ये हमारे गति का तृतीय नियम हो गया। और ये जो है भिन्न भिन्न बॉडी पर लगती है। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबद्ध बल है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, नहीं अलग अलग पर लगे होने चाहिए। ये तो हमें पता लग गया। भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते, सकता क्या है यार, सकता तो डाउट में डालता, होते हैं, हमेशा होते हैं, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये कथन भाई आपको पता है न्यूटन की गति का तृतीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। अभी बताया एक्शन जो है वो रिएक्शन के बराबर होती है, तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है। तो ये तृतीय नियम के कारण संभव है, क्योंकि जब तक हम तैरेंगे, देखो भाई ये पानी बना देता हूँ, ये तैरने वाला इंसान है, तो इसके ये टांगें आ गई। अब ये हाथों से पानी को ढकेलेगा, इधर को ढकेला इनने हाथों से, तो पानी से आगे को धक्का देगा, चल तू आगे को भाग। तो जितना एक्शन लगेगा उतना रिएक्शन भी होगा। रॉकेट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना। रॉकेट आपने देखा होगा, रॉकेट जब ऊपर को उड़ते हैं, रॉकेट जब ऊपर को उड़ते हैं तो जितना गैस नीचे को फोर्स लगाती है उतने फोर्स से रॉकेट भी ऊपर को मूव करता। तो ये भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम द्वारा पॉसिबल है। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें इजी हैं, आप कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे कह रहा है कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये कथन किसका है, बताया था ये कथन किसका है, न्यूटन का, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अगला देख लो आप बेटे, न्यूटन की गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। हालांकि दूसरे नियम का कोई जिक्र नहीं हुआ, मैं समझा दूंगा फिर भी दूसरा नियम। बल की परिभाषा आती है न्यूटन की गति के पहले नियम से। यार मुझे इसमें ही समझा देना चाहिए।
न्यूटन का गति का प्रथम नियम आपको समझा दिया, दूसरे नियम की भी बात कर ली, दूसरे नियम की बात नहीं हुई है। देखो दूसरा नियम क्या है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, लिटरली बोल रहा हूँ कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा अगर आपने सही करके ध्यान से समझ लिया। बड़ा इजी है, जरा एज्यूम कीजिएगा, सोचिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ उसको सोचिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये एक कार है, देखो रैंडमली मैंने एक पकड़ लिया है, मुझे नहीं पता, मैंने एकदम एग्जाम्पल पकड़ लिया, ये कार है, ये कार है। अगर ये आगे को मूव कर रही है, ये मान लो कि इसके ये आगे वाला सिरा है, यार फील नहीं हो रहा तो मान लो, फिर भी इसका m मास है, ये आगे को मूव कर रही है, तो इसका मोमेंटम जो होगा, संवेग जो होगा, संवेग, वो संवेग की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी mv। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो, अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसका जो संवेग हो गया वो हो गया mv। और संवेग भी जो होता है जिधर को वस्तु चलती है ना उसी दिशा में होता है, संवेग हो गया इसका mv। अब ये चल रही है, बस इसकी वेलोसिटी फिक्स है, v वेलोसिटी है, नहीं बदल रही। जब वेलोसिटी v फिक्स है, फिक्स, तो जाहिर सी बात है यार जो बाहर से फोर्स लग रहा होगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि आपको बता चुका हूं कि जब फोर्स लगता है तब वेलोसिटी में परिवर्तन आता है, लेकिन वेलोसिटी में परिवर्तन नहीं आया, इट मींस v फिक्स है, तो ये फिक्स वेलोसिटी से आगे को मूव कर रही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि बाहर से फोर्स लग गई इस पे, तो बाहर से फोर्स लगेगी तो वो फोर्स इसकी वेलोसिटी को बदल देगी, और जब वेलोसिटी बदली तो इसका मोमेंटम भी बदलेगा। तो मान लेते हैं ये v थी, और दूसरे केस में जब इस पर बल लग गया तो इसका मोमेंटम हो गया mv2। तो मैं इसको कह दूंगा पहला वाला मोमेंटम, इसको बोल दूंगा दूसरा वाला मोमेंटम। देखो मोमेंटम में परिवर्तन आया, लेकिन आया किसकी वजह से, ये आपको नोट करना, ये आया बल की वजह से। जब तक बल नहीं लगा तब तक मोमेंटम नहीं बदला, जब तक बल नहीं लगा तब तक मोमेंटम नहीं बदला, बल के लगने से मोमेंटम बदल गया। यार मुझे हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि मुझे एक एग्जांपल याद आ गया, एग्जांपल का डिस्कशन कर देता हूँ। क्या मेरे जहन में आया कि मान लेते हैं कि कोई बंदा मूव कर रहा है और आराम से मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से वो लगातार मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में किसी तरह कोई परिवर्तन नहीं आया, आराम आराम से मूव कर रहा है। अब अचानक से उसे कुत्ता दिखाई दे जाता है, और वो कुत्ता है खतरनाक वाला। अब क्या होगा, जैसे कुत्ते ने भौंका उसके ऊपर तो उसकी वेलोसिटी तुरंत बढ़ जाएगी और एकदम भागेगा वो, तो उसके भौंकने से इसका मोमेंटम बदल गया। तो मोमेंटम बदला तो उस केस में, अच्छा मोमेंटम बदला किसने होगा, हमने देख कुत्ते को लिया, उसने भौंका, हम भागना शुरू कर दिए, तो उसमें फिर ये होगा जो हमारी इंटरनल बॉडी कुछ फोर्स लगाएगी हम पे, तो हमारी इंटरनल बॉडी ने फोर्स लगाएगी बेटे भाग, तो फोर्स की वजह से ही यहाँ पर मोमेंटम बदला है। तो ये जो है मोमेंटम के बदलना ही टाइम के साथ, ये कहलाता है फोर्स के बराबर, ये होता है फोर्स के बराबर इक्वल। तो इसको बोलते हैं, देखो जो मोमेंटम बदला टाइम के साथ ले लो तो ये कहलाएगा फोर्स। क्या कहलाएगा ये, फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको ऐसे बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स या अप्लाइड फोर्स। ठीक है भाई, ये न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। मोमेंटम परिवर्तन की दर हमेशा समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, इवन इक्वल टू होती है बल के। ठीक है, सिंपल सा नियम है, इसको आप थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो। F इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी ऐसे रहेगा, और P की जगह आप कह सकते हो mv। अब मास तो परिवर्तित होगा नहीं, तो मास को ले लो ऐसे, वही हो जाएगा dv अपॉन dt। F ऐसे रहेगा। अब देखो मास dv अपॉन dt ये हो जाता है a के बराबर, तो F इज इक्वल टू m में जो आप फॉर्मूला लिखते हो ये न्यूटन के गति के दूसरे नियम से ही सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन जो कि इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी परिवर्तन का विरोध करती है। देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, परिवर्तन का विरोध। परिवर्तन का विरोध, इसको भी बड़े प्यार समझाता हूँ। एक्चुअल में न्यूटन के नियम को सिद्ध होने से पहले गैलीलियो ने एक जड़त्व का नियम दिया था। गैलीलियो ने, या स्पेलिंग देख लेना, इन्होंने जड़त्व का नियम दिया था। जड़त्व का नियम दिया था, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इन्होंने दिया लॉ ऑफ इनर्शिया। इन्होंने ये कहा
कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई ही रहेगी, और चल रही है तो चलती हुई रहेगी, जब तक कि कोई बाहर से उसकी पोजीशन ना बदले। न्यूटन ने भी यही बात बोल दी। मसला ये है इनके नियम में, लॉ ऑफ इनर्शिया में, कि बॉडी खुद अपनी अवस्था परिवर्तन होने का विरोध करती है। इसको प्रैक्टिकली भी आप समझ सकते हैं। कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो वो क्यों प्राइवेट में आने की कोशिश करेगा? वो गवर्नमेंट जॉब ही करता रहेगा। तो वो अपनी पोजीशन बदलने का थोड़ा बहुत विरोध करता है कि नहीं यार मैं नहीं बदलना। अगर कोई बंदा बैठा हुआ उससे कहो कि यार थोड़ा ये काम कर ले, तो वो उठ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है कि यार नहीं, उसका अंदर से मन नहीं कर रहा, लेकिन आप फिर भी भेज रहे हो। तो यही तो है, यही इनर्शिया है, उसके अंदर इनर्शिया। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपने पंखा बंद है, आपने स्विच ऑन कर दिया, तो क्या पंखा एकदम से घूमना शुरू कर देगा बहुत हाई स्पीड से, हाई आरपीएम से? नहीं, वो अपनी रुकी हुई जो उसकी अवस्था थी उसका विरोध, मतलब वो जो है रुका हुआ था तो चलने का विरोध करेगा, इसलिए वो हल्का हल्का स्टार्ट होगा। ठीक है, अब वो जब चलने लगा तब आपने उसको बंद कर दिया, तब भी अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। अब उसकी अवस्था है घूमने की, अब आपने बंद कर दिया तो वो रुकने, वो सोचेगा कि यार मैं चलता ही रहूं, तो उसका विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है? रुकने का विरोध कर रहा है। इसलिए अब फिर हल्के 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 आके रुकेगा। ऐसा थोड़ी ना हुआ है कि आपने स्विच बंद कर दिया पंखा एकदम से रुक गया हो, ऐसा नहीं होता। तो वही अवस्था परिवर्तन का विरोध करता। अवस्था परिवर्तन आपने बंद कर दिया, आप चाह रहे रुक जाए, वो चाह रहा कि मैं तो गतिशील में हूं तो मैं तो गतिशील ही में ही रहूंगा। आपने कही नहीं भाई आप तो रुक, तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है। वो चाह रहा नहीं रुकना, वो चाह रहा घूमना, आपने बंद कर दिया स्विच, तो एकदम से नहीं रुकता, वो धीरे धीरे आगे ही रुकता है। अगर कोई बॉडी रखी है उस पर आप हल्का सा फोर्स लगाओ तो वो हिलेगी नहीं। क्यों भाई, क्यों क्यों नहीं हिल रही? क्योंकि वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रही है। आपने देखा होगा स्टैटिक इनर्शिया जो होता है या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ट्रेन खड़ी है एक प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी सी, उस पर इंजन बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता है शुरुआत में कि यार चल ले भाई ये चल ले, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाता, तब जाकर ट्रेन हल्की हल्की स्टार्ट होती है। ऐसा होती है कि एकदम ट्रेन भाग गई? नहीं होती है, कि वो रुका हुई है और आप उसे चला रहे हो, तो वो ये चाहिए नहीं यार मैं रुका हुई रहूं, तो फिर भी हल्के 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 वो चलना शुरू कर देगी। तो वो अपनी अवस्था का विरोध कर रही है। तो अवस्था परिवर्तन का विरोध जो है हर ऑब्जेक्ट करता है। तो ये जो एक्चुअल में प्रॉपर्टी कहलाती है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। अब इनर्शिया जो होता है वो किस किस की वजह से हो सकता है? एक तो मास की, मास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई बॉडी बहुत ज़्यादा भारी है तो उसका इनर्शिया भी बहुत ज़्यादा होगा। ये वाली बात आपको सब याद रखनी है अच्छे से। तो हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु का उस गुणधर्म को क्या कहते हैं? पढ़ लो आप क्वेश्चन, इसको बोलते हैं जड़त्व, इनर्शिया। इनर्शिया ये होता है जो पोजीशन चेंज होने का अपोज करता, विरोध करता। नहीं चाहती कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे। हर कोई ये चाहता है कि मैं अपने उदासीन संतुलन में रहूं, मैं बिल्कुल एकदम न्यूट्रल, एकदम स्टेबिलिटी को हर कोई रीच करना चाहता। हर बंदा, हर चीज़ नेचर में यही चाहती है कि वो स्टेबिलिटी को, भाई आपको हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम यही तो चाह रहे हैं कि यार चलो भाई आप पढ़ लोगे, यूट्यूब हमें थोड़ी बहुत अर्निंग दे देगा, हम स्टेबल है। तो हर चीज़, हर कोई नेचर में हर कोई यही चाह रहा है कि वो स्टेबिलिटी को। भाई आप ऑनलाइन क्यों पढ़ते हैं? ऑफलाइन क्लासेस में बहुत कम बच्चे आते हैं, ऑनलाइन तो पूरा हिंदुस्तान देखता है। तो इंसान यार ये सोचता है कि लिहाफ में बैठे बैठे, रज़ाई में बैठे बैठे वो पढ़ता रहे, निकल के नहीं जाए, ना डाउट पूछेगा। तो ये मसले होते हैं। तो हर कोई यही चाह रहा है कि वो स्टेबल रहे। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा हाथ कट कर दूं अपना तो क्या होगा? मिर्ची लगनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा हाथ जो है वो एक्चुअल में स्टेबिलिटी को रीच करना चाह रहा है। कटने के बाद वो चाह रहा है कि जल्दी से ठीक होकर पहले ऐसी कंडीशन स्टेबल हो जाए, इसे मेहनत करनी ना पड़े और ज़्यादा जलन को फील ना करे, एकदम से ठीक हो जाए। तो हर चीज़, हर नेचर में हर चीज़ यही चाह रही है कि वो स्टेबल हो जाए। मुझे लगता है कि आज का लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन भाई इस लेक्चर के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जो रियल में मुझे खुद बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगे। मुझे नहीं लग रहा था कि ल्यूसेंट भी इतने अच्छे क्वेश्चन रख सकता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। ल्यूसेंट की एक्चुअल में 2 बुक आती हैं। एक बुक आती है कि जीके की, उस जीके की बुक के अंदर थोड़े से एमसीक्यू दे रखे होते हैं, बाकी पूरा चैप्टर दे रखा होता है। तो ये जो बुक का डिस्कशन कर रहे हैं हम, ये जीके की बुक नहीं है मेरे दोस्त। नाम इसका जीके है, वस्तुनिष्ठ है, मगर ये एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव है। इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे, इवन आपको इसके अंदर सारे के सारे एमसीक्यू मिलेंगे।
मेरा मोटिव यही था कि मैं क्यों ना आपको एमसीक्यू के थ्रू कॉन्सेप्ट तक ले जाऊं, क्योंकि एमसीक्यू आपके सामने होंगे तो आप आंसर लगा दोगे और चीज़ें और ज़्यादा अच्छी आती हैं समझ में। और एक बात और, एक्चुअल में ये जो हम जीके जो हम जनरल साइंस कवर कर रहे हैं, ये ल्यूसेंट से कवर कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि यार मैं लेखपाल की तैयारी कर रहा हूँ, यार मैं पैट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यार साइंस सर तो साइंस यहाँ से करा रहे हैं ल्यूसेंट से। भाई ये ल्यूसेंट स्टैंडर्ड है, आप स्टैंडर्ड मान के चलें। ये ल्यूसेंट हल्के में मत लेना, बहुत तगड़ी बुक है ल्यूसेंट की, बहुत तगड़ी बुक है। देख लेना, आपको इन कॉन्सेप्टों के आधार पर कितने क्वेश्चन आपको बोर्ड का नाम नहीं कर रहा मैं, आपको एग्जाम में रखे हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सीधे मिल जाएंगे। अब यार हमने जब यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि 50,000 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चलो 50,000 नहीं, ऐसा मान लेते हैं कि 5,000 क्वेश्चन है फिजिक्स के, तो आपको पता नहीं 5,000 क्वेश्चनों में कितने सारे कॉन्सेप्ट होंगे, इतने सारे कॉन्सेप्ट, तो क्या उनसे कुछ बच के चला जाएगा? मुझे तो नहीं लगता यार कुछ बच के चला जाएगा। अगर कमी रही तो वो फिर आपकी साइड से रहेगी। हम तो यहाँ पूरा करवा कर निबट जाएंगे। जैसे कि आज मैंने इतने डिटेल में डिस्कशन करने की कोशिश की, बस यही चाहा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ, और बताया भी है। तो यार डिटेल डिस्कशन कर दिया। अगर ऐसी हर वीडियो में 15-15 क्वेश्चन को कवर कर दिया जाएगा तो आप सोचो कि आपकी तैयारी का लेवल कितना हाई हो जाएगा। तो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हो, मेहनत करें यार। फिजिक्स साइंस थोड़ी कड़वी होती है लेकिन भाई आपको मजबूत रखती है, मतलब प्रैक्टिकली। देखो मेरा तो ऑफलाइन क्लासेस हो या ऑनलाइन क्लास हो, मैं तो यही चाहता हूँ कि बच्चों को दिखे फिजिक्स है क्या, फिजिक्स दिखे, ये है फिजिक्स। अपने चारों तरफ ढूंढ लो, फिजिक्स मिल जाएगी आपको, साइंस। तो यही मेरा मोटिव है, इसी वे में मैं आपको समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करोगे वो हमें मोटिवेट करेगा और हम और भी ज़्यादा बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। अर्थमेटिक की क्लासेस लग रही हैं, एडवांस मैथमेटिक्स के हिंदी की क्लासेस लग रही हैं, 3 पर्टिकुलर क्लासेस तो यही लग रही हैं। ऊपर से हिस्ट्री की क्लास लग रही है, यहाँ पर साइंस कवर करा रहा हूँ। सारी की सारी आपकी तैयारी A1 कराई जा रही है, बिल्कुल भी बच के नहीं जाएगा कुछ भी। आप बस लगे रहें हमारे साथ। शुक्रिया।